बबलू और विकास नाम के दो दोस्त रहा करते थे। विकास बहुत ही मेहनती था, लेकिन बबलू आलस करके अपने खेतों में काम किया करता था। अरे वाह विकास, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ काका, इस बार मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? काका, 5 एकड़ जमीन पर कुल 150 बोरी हुई है। ठीक है काका, चलो अब मैं चलता हूँ। मुझे आज अनाज को बेचने के लिए जाना है। ऐसा कहकर विकास वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद बबलू भी वहां से अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे बबलू बेटा, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं काका, बस खेत में फसल की बोरियां आज सुबह जल्दी जाकर मैंने भर दी थी। अब उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। बबलू बेटा, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना? तो तुम्हारे खेत में इस बार कितनी फसल की बोरियां हुई हैं? हाँ काका, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मेरी जमीन पर इस बार 1 एकड़ में 20 बोरियां हुई हैं, तो कुल 5 एकड़ की 100 बोरियां हुई हैं। क्यों बबलू बेटा, तुम्हारे खेत में 100 बोरी की फसल ही क्यों हुई है? तुम्हें पता है, तुम्हारा दोस्त विकास है ना, उसके पास भी 5 एकड़ जमीन है, लेकिन उसकी जमीन पर तो 150 बोरियों का अनाज हुआ है, जबकि जहां तुम दोनों के खेत जिधर है, उधर के इलाके की जमीन तो एक जैसी है। क्या कहा? मेरे दोस्त विकास के खेत में इस बार 150 बोरियां की फसल हुई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, चलो मैं चलता हूं। फिर शाम को बबलू अपनी फसल बेचकर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर बबलू फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है ये सब, और ये भी पता है कि आपको 50 बोरियों का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने दोस्त विकास की तरह मेहनत नहीं करते, इसीलिए आपको 50 बोरियों का नुकसान हुआ है। क्योंकि आपका जब मन होता है आप तब खेत जाते हो। अजय, आप अपनी जमीन को बेच दो और विकास के पास वाली जमीन को खरीद लो। अगर विकास की जमीन 5 एकड़ है तो आप भी पूरी 5 एकड़ जमीन को खरीद लो और विकास से कहो कि अब आप दोनों पूरे 10 एकड़ जमीन पर साथ मिलकर काम करेंगे और जो भी मुनाफा होगा दोनों बराबर बांट लेंगे। तब देखना कितना फायदा होगा हमें। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही विकास के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा और मुझे जहां तक पता है, विकास मेरी इस बात को कभी नहीं टालेगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर बबलू अपने दोस्त विकास के यहाँ जाता है। और विकास भैया, कैसे हो? बबलू भाई, मैं अच्छा हूँ। तुम बताओ, तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? विकास भाई, हम दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सोच रहा था कि मेरी ज़मीन को मैं बेच दूं और तुम्हारी ज़मीन के पास ही ज़मीन खरीद लूं, वो भी तुम्हारी ज़मीन के बराबर, पूरी 5 एकड़। हाँ हाँ बबलू भाई, खरीद लो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी मेरा एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। लेकिन विकास, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो हम दोनों मिलकर तुम्हारी और मेरी ज़मीन पर एक साथ खेती करें, क्योंकि अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों एक जगह ही मेहनत करें। इससे अपन दोनों को अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ बबलू भाई, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। चलो अपन सेठ मणिराम के यहाँ चलकर जमीन को खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास की जमीन सेठ मणिराम की है। फिर दोनों सेठ मणिराम के पास चले जाते हैं। सेठ जी, विकास के पास वाली जो आपकी ज़मीन है, मैं उस ज़मीन को खरीदना चाहता हूँ। तो खरीद लो भैया, हमने कब मना किया है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो। दरअसल सेठ जी, बात ऐसी है कि मैं अपनी 5 एकड़ ज़मीन बेचना चाहता हूँ और विकास के पास वाली 5 एकड़ ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जमीन के बदले मुझे तुम्हारी जमीन और 5,000 रुपए चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरी ज़मीन भी तो 5 एकड़ की है और आपकी ज़मीन भी तो 5 एकड़ की है, तो फिर आप मुझसे 5,000 रुपए और क्यों मांग रहे हो? बबलू, जमीन की समय के हिसाब से कीमत होती है। अगर तुम्हें लेनी है तो 5,000 रुपए दे दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, चलो आप 5,000 रुपए और ले लेना, लेकिन आपकी वो जमीन मुझे दे दो। फिर बबलू सेठ मणिराम से उसकी जमीन खरीद लेता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद, सुनो भाई बबलू, हमें कल से खेतों में हल चलाना होगा,
इसलिए कल सुबह तुम तैयार रहना खेत जाने के लिए। अरे यार, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है। बैलों के साथ साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। अरे सुनो भाई विकास, आज मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया है और मुझे 13 दिन के लिए उनके वहां जाना पड़ेगा। अगर मैं वहां नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बबलू भाई, ये बात तो सही है, वो तुम्हारे पिता समान थे। ठीक है, तो तुम वहां चले जाना, तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर लूंगा। तुम बेफिक्र होकर चले जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानोगे। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 13 दिन बाद वापस आकर तुम्हारे साथ खेत में बहुत मेहनत करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद बबलू अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल चला जाता और इस बात से विकास बहुत परेशान हो जाता है। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, वो बबलू अपनी पत्नी के साथ उसके मायके गया है। उसकी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया इसलिए। पर खेत में बहुत काम पड़ा है, अब कैसे होगा इतना काम। अरे तो आप परेशान मत हुए, वो जब तक नहीं आते मैं आपके साथ खेत में काम करवा दूंगी। फिर अगले ही दिन से विकास अपनी पत्नी के साथ मिलकर तोम हल चलाने का काम शुरू कर देता है। कुछ दिन बीतने के बाद विकास बबलू के घर जाता है। सुनो भाई बबलू, बारिश के दिन चालू हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ हम दोनों मिलकर बारिश के पानी के जाने के लिए रास्ता बना दें। अगर हम पानी के जाने के लिए रास्ता बना देंगे तो अपने खेत में बारिश का पानी एक जगह जमा नहीं होगा। अरे लेकिन विकास भाई, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। क्यों, क्या हुआ बबलू भाई? इस समय तुम्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था। मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर में डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि 2-3 दिन से तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। ठीक है बबलू, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा काम काज देख लूंगा। क्या सोच रहे हो बबलू भाई? तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूंगा। तुम निश्चिंत होके भाभी को डॉक्टर को दिखा ला लूंगा। फिर बबलू अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये तो मेरी इतनी जल्दी ही बात मान गया। मेरे हिस्से का काम भी करने के लिए तैयार हो गया। दोनों मिलकर खेती बाड़ी करेंगे। ये तरकीब मेरी बिल्कुल सही रही नहीं तो मुझे अकेले ही खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। फिर बबलू अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। उधर दूसरी ओर विकास बारिश में भीगता हुआ अपने खेत में बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बनाने लगता है। फिर रात होने पर सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है जब अपने खेत में कोई काम नहीं होता है तो आपका दोस्त बबलू घर पर ही रहता है, और जैसे ही आपको खेत में कोई काम होता है वह कोई ना कोई बहाना बना लेता है। मेरा शक बिल्कुल सही है, वो जानबूझकर बहाने बनाता है और शहर चला जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा बोल के मेरे और मेरे दोस्त के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो? वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। देख लेना, कुछ ही दिनों में आपको सच का पता चल ही जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद फसल तैयार हो जाती है। बबलू भाई चलो, आज हमें फसल की कटाई करनी, क्योंकि आज शाम को ही मुझे मेरी पत्नी के साथ अपनी साली की शादी में जाना है। अगर आज फसल को नहीं काटा तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ विकास भाई, चलो आज ही हम फसल को काटकर बोरियों में भर लेंगे। ठीक है बबलू भाई, अब हमने ये सारी फसल की बोरियां तो भर ली और अब शाम भी हो रही है, तो मैं साली की शादी में जाने के लिए निकल रहा हूँ। तुम इन अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर अपने घर ले जाना। जब मैं कल आऊंगा तो हम इस अनाज को मंडी में बेच आएंगे। विकास भाई तुम चिंता मत करो, जब मुझे काम था तो सारा काम तुमने अकेले ही किया था, और अब तुम्हें काम है तो मैं सारा काम अकेले ही कर लूंगा। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाऊंगा। फिर बबलू सारी फसल को बैलगाड़ी में भरकर घर ले आता है। सारी फसल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? वो क्या है ना, विकास अपनी साली की शादी में गया है, वो कल सुबह तक ही आएगा। उसके वापस आने के बाद ही हम इन बोरियों को मंडी में बेचेंगे।
चलो, ये तो अच्छा है कि सारी बोरियां आप यहाँ लेकर आए हो। मेरे पास एक तरकीब है। बताओ बताओ क्या तरकीब है, और यहाँ फसल को लाना क्यों सही है? देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आने वाला। आप ऐसा करो, इन सारी बोरियों को अपने घर की पीछे वाले कमरे में रख दो, तो सारी फसल का पैसा केवल अपना होगा। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम विकास को क्या बोलेंगे कि सारी फसल कहाँ गई? अरे, इस बात की आप चिंता मत करो। कल सुबह जब आपका दोस्त फसल लेने के लिए आएगा तो बोल देना कि सारी बोरियां घर के बाहर ही रखी थी और पता नहीं यहाँ से कौन चुरा कर ले गया। बस इतना ही बोल देना। इसमें आपका दोस्त क्या ही कर पाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। अरे वाह भाग्यवान, तुम कितनी अक्लमंद हो, तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। मैं तो केवल खेत में काम करने से ही बच रहा था, और तुमने तो सारी फसल को ही अपना बना लिया। वाह भगवान वाह। फिर रात होने पर दोनों पति पत्नी में मिलकर सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छुपा देते हैं। अगले दिन सुबह होने पर विकास बबलू की यहाँ आता है। अरे बबलू भाई, तुम्हें सारी बोरियां कहाँ पर रखी है? चलो आज अपन उनको मंडी में बेच आते हैं। हाँ हाँ विकास भाई चलो। फिर वो दोनों घर के बाहर जाते हैं। मैंने अनाज की सारी बोरियां तो यहीं रखी थी, कहाँ गई बोरियां? अरे बबलू भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ है सारी बोरियां? मुझे नहीं पता, मैंने सारी बोरियां कल शाम को यहीं लाकर रखी थी। मैंने सोचा था कि यहीं से सारी बोरियां उठाकर हम मंडी में बेच आएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? अपनी सारी बोरियां तो चोरी हो गई। क्या? अपनी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गई? बबलू भाई, तुमने ये क्या किया? पूरे 6 महीने की मेहनत को तुमने चोरों के हाथों में सौंप दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे विकास भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस फसल में तुम्हारे अकेले का ही हिस्सा था, और मैंने चोरों को जानबूझकर वो बोरियां उनके हाथ में दे दी हो। उस फसल में मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। चोर हम दोनों का ही हिस्सा लेकर गए हैं। हम दोनों को ही बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर विकास वहां से अपने घर चला जाता है और जाकर चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? फिर विकास अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अभी खेत में काम करने के लिए काफी समय है। जब तक आप अपने घर के बाहर वाले आंगन में सब्जियां लगाकर उन्हें बेचने का काम चालू कर दो। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तब तक ऐसे ही हाथ पे हाथ धरा थोड़ी बैठा रहूंगा। घर बैठे रहने से कौन सा मुझे बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा? सब्जियां उगाने का काम ही कर लेता हूँ। अगले दिन विकास सब्जियां लगाने के लिए अपने घर के बाहर के आंगन में खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक मटका दिखाई देता है। फिर विकास अंदर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। ये सब भगवान की ही कृपा है, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हो। मेहनत का फल हमेशा मिलता ही मिलता है। और उधर दूसरी ओर, सुनो जी, आज रात को हम इस फसल को मेरे भाई के यहाँ ले जाएंगे और रात में वहीं रुक जाएंगे। फिर कल सुबह इस फसल को शहर में ही बेच देंगे। अरे ये क्या हो गया? हमने इनको यहाँ छुपाने से पहले ये तो सोचा ही नहीं कि अगर फसल को थोड़ी भी हवा नहीं मिलेगी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो हमको अपने हिस्से में मिलने वाला था, अब तो वो भी नहीं मिलेगा। चला गया सब कुछ अपने हाथ से। अब क्या करेंगे हम दोनों? हमारा सब बर्बाद हो गया अब। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। जैसे विकास बहुत ही मेहनती आदमी था, तो उसे उसकी मेहनत का फल मिल ही गया। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल टूनपुर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रामनगर राज्य में सोहन अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था, और उसका बड़ा भाई मोहन अपनी पत्नी कंचन के साथ दूसरे गांव में किराए के मकान में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी कंचन को उसके पिता और देवर के साथ रहना पसंद नहीं था। कंचन बहुत ही चालक प्रवृत्ति की औरत थी।
उसने कभी अपने सास ससुर की सेवा नहीं की और ना ही कभी उनसे ठीक से बात की। वहीं दूसरी ओर सोहन की पत्नी सुमन बहुत समझदार और बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाली संस्कारी बहू थी। सोहन के पिता अपने छोटे बेटे और बहू के साथ ही रहते थे। सोहन और उसकी पत्नी सुमन उनका बहुत ध्यान रखते और दिन रात उसकी सेवा करते। एक दिन मोहन और उसकी पत्नी कंचन अपने गांव रामनगर आते हैं। सोहन अपने बड़े भाई मोहन की बहुत इज्जत करता था। उसने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। पूरा परिवार एक साथ बहुत खुश था। सुनिए जी, आज भगवान के दर्शन के लिए हमें मंदिर जाना है। लेकिन सुमन, हम कैसे जा सकते हैं? पिताजी की तबीयत बहुत खराब रहती है आजकल। अगर हमारे जाने के बाद हमारे पीछे से उनको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अजी भैया भाभी भी तो आए हुए हैं। हम पिताजी को भैया भाभी के पास छोड़कर जाएंगे। वो एक दिन के लिए हमें मना नहीं करेंगे। थोड़ी ही देर की तो बात है, हम दोनों तुरंत ही वापस आ जाएंगे। ठीक है सुमन, तुम जाकर भैया भाभी को बुला लो, फिर हम दोनों मंदिर चलते हैं। थोड़ी ही देर बाद सोहन और उसकी पत्नी सुमन मंदिर के लिए निकल जाते हैं। तभी सोहन के पिता रामलाल की तबीयत खराब होने लगती है। वो अपनी बड़ी बहू कंचन को आवाज देते हैं। अरे ओ बड़ी बहू, सुनती हो? जल्दी यहाँ आओ बेटी। अरे क्या हुआ बुड्ढे? इस उम्र में चैन नहीं है तुमको? सुनो बड़ी बहू, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम जल्दी से सोहन और सुमन को घर वापस बुला लो। वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। लगता है इस बुढ़े के जाने का समय आ गया है और ये सारी जायदाद का बंटवारा करना चाहता है। यही सही समय है सारी जायदाद हड़पने का। हम दोनों पति पत्नी सारी संपत्ति हड़प लेंगे और दूसरे गांव में खुशी खुशी रहेंगे। तभी कंचन जाकर अपने पति मोहन को सब बता देती है। मोहन अपने पिताजी के पास आकर बोलता है, क्या हुआ पिताजी? तबीयत ज्यादा खराब लग रही है क्या? हाँ बेटा, इसीलिए मैं संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ। तुम जल्दी से अपने छोटे भाई सोहन और उसकी पत्नी सुमन को बुला लो। पिताजी, मैंने देखा, पर वो दोनों कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। आप हमें बता दीजिए, हम वे दोनों को बता देंगे। अच्छा ठीक है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने और तुम्हारे माँ ने तुम दोनों के भविष्य के लिए बहुत से पैसे जमा किए थे, ताकि तुम दोनों को पैसों की कमी महसूस न हो। मुझे बताने से मना किया था ताकि तुम दोनों खुद मेहनत करके पैसे कमाओ। लेकिन ये मेरा अंतिम समय है, इसलिए मैं तुम दोनों को धन के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ पिताजी, जल्दी बताइए। तुम दोनों ध्यान से सुनो। मैंने और तुम्हारी माँ ने धन को मिट्टी के बर्तनों में छुपा दिया था, ताकि कोई उसे चुरा न ले। इतना कहकर भूषण अपने प्राण त्याग देता है। अरे ओ बुड्ढे, कम से कम इतना तो बता देता है कि कहाँ छुपा के रखा है उस धन को। बड़ी जल्दी थी इसे भी मरने। चलो कोई बात नहीं कंचन, किसी न किसी तरह से हम उस धन को ढूंढ ही लेंगे। ज्यादा परेशान मत हो अब तुम। सुनिए जी, अब आप सब अपने छोटे भाई को मत बताइएगा ये सब। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही बोलना। इसका मतलब मैं अपने छोटे भाई को इस धन के बारे में कुछ भी नहीं बताऊं? क्या तुम्हारी ऊपर की खोपड़ी खाली है क्या? मैंने कहा ना, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही बोलना। लेकिन हम उस धन को इस पूरे घर में कहाँ ढूंढेंगे? वो भी सोहन के रहते हुए? उसे भी तो पता चल ही जाएगा ना इस बात का। इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना कहने के बाद कंचन मोहन को धन को ढूंढने की तरकीब बताती है। अरे वाह भाग्यवान, वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। तभी सोहन और सुमन भी मंदिर से वापस घर लौट आते हैं। अरे पिताजी, ये क्या हो गया आपको पिताजी? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा पिताजी? तभी ये सब देखकर सोहन कहता है, पिताजी उठ जाओ पिताजी। भाई, ये सब कब हुआ?
तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले ही पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और पिताजी हमें छोड़कर चले गए सोहन। पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं आपके आखिरी पलों में आपके साथ नहीं था। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे हमेशा इसका अफसोस रहेगा। दोनों भाई मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और उनके पिता के सारे क्रियाकर्म खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे घर खाली सा हो जाता है। फिर एक दिन मोहन अपने छोटे भाई सोहन से कहता है, सुनो भाई सोहन, अब तो पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, तो तुम अपनी पत्नी सुमन को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि पिताजी ने सारी जायदाद और ये घर मेरे नाम कर दिया है। उनके आखिरी समय में मैं ही उनके साथ था, शायद इसलिए अब तुम इस घर में नहीं रह सकते हो। ये सब सुनकर सोहन बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद सोहन कहता है, अरे भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? पिताजी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते थे। वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अरे देवर जी, ऐसी बात नहीं है। आपके भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिताजी कह रहे थे कि सोहन को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ऐसे बीमार होते हुए भी मुझे छोड़कर चला गया। हम पिताजी के अंतिम समय में उनके साथ थे। हमने उनकी सेवा की, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? जैसी पिताजी की मर्जी। नहीं भाभी, ये गलत है। पिताजी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। सोहन, मैं जानता था कि तुम हमारी बात का भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैंने हमारे गांव के मुखिया को बुलाया है। अब वही फैसला करेंगे। थोड़ी ही देर बाद वहाँ मुखिया जी आ जाते हैं और भूषण के लिखे हुए खत को पढ़ते। मैं भूषण इस कागजात में जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे सारे खेत और मेरी सारी संपत्ति मेरे बड़े बेटे मोहन के नाम होंगे और छोटे बेटे के नाम गांव के बाहर पहाड़ी की चोटी के नीचे जो छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है और वहां की थोड़ी सी जमीन उसके नाम कर रहा हूँ। मुखिया जी, क्या कागज पर जो लिखा है क्या सच है कि उसे मेरे पिताजी ने लिखा है? सोहन, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन इस खत में जो भी लिखा है वो तुम्हारे पिताजी ने ही लिखा है और उसके बाद अपना अंगूठा भी लगाया है। अरे मुखिया जी, इसकी वजह मैं बताता हूँ। मेरा भाई सोहन और उसकी पत्नी सुमन मेरे पिताजी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे और तो और उन पर बहुत अत्याचार भी करते थे। पिताजी की तबीयत खराब होते हुए भी ये लोग बाहर घूमने चले गए, इसलिए पिताजी इनसे बहुत नाराज थे। मैंने और कंचन ने पिताजी की बहुत सेवा की, इसलिए पिताजी ने सारी संपत्ति मेरा नाम कर दी। नहीं मुखिया जी, ये सब झूठ है। मैं और मेरी पत्नी पिताजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। पिताजी हमारे साथ खुश भी थे। हाँ सोन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे पिताजी ने साफ साफ लिखा है और सबूत के तौर पर अपना अंगूठा भी लगाया है, इसीलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। मुखिया के इतना कहते ही मोहन और कंचन बहुत खुश हो जाते हैं। तभी मोहन मुखिया से कहता है, मुखिया जी, अब आप सोहल को साफ साफ बता दीजिए कि वो अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाए। भैया, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका छोटा भाई हूँ। पिताजी मुझसे नफरत करते थे तो क्या हुआ? आप तो मुझे अपना पास रख सकते हैं ना? इन सभी बातों को सुनकर मुखिया बोलता है, सोहन, तुम्हारे पिता के लिखे वसीयत के अनुसार गांव के बाहर की झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन तुम्हारी है। तुम अपनी पत्नी को लेकर वहां चले जाओ। लेकिन मुखिया जी, वह झोपड़ी तो पूरी तरह से खराब है। हम भला वहां कैसे रहेंगे? अरे इसमें गलत क्या है? तुम लोगों को वैसा ही परिणाम मिला जैसा तुमने पिताजी के साथ किया और हमें भी वैसा ही परिणाम मिला जैसा हमने पिताजी के साथ किया। नहीं भाभी, आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। पिताजी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे और हम लोग भी पिताजी की बहुत सेवा करते थे। देखिए मुखिया जी, अब आप ही इन दोनों को समझा दीजिए कि यहाँ पर खड़े होकर हम दोनों से बहस ना करें और चुपचाप यहाँ से चले जाएं। देखो सोहन,
तुम्हारे पिता के वसीयत के अनुसार ये घर तुम्हारे बड़े भाई के नाम है। अगर वो लोग नहीं चाहते तो तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मैं इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता मुखिया जी, क्योंकि इन्होंने पिताजी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। इन्हें तो अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। सुनी जी, चलिए यहाँ से। अब ये घर हमारा नहीं है, कोई नहीं है हमारा यहाँ अपना। अब पता नहीं जी, भैया भाभी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे सुमन, हमने पिताजी की इतनी सेवा की, फिर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। इसमें भैया भाभी का क्या दोष है? चलो अब यहां से, अब हमारा यहां कोई काम नहीं है। फिर वो दोनों वहां से चले गए। तभी मोहन अपनी पत्नी कंचन से कहता है, अरे वाह भाग्यवान, क्या दिमाग है तुम्हारा। पिताजी की छुपाई हुई सारी जायदाद भी हमारी हो गई और ये घर भी हमारा हो गया। अजी, अच्छा हुआ कि हमने पिताजी के कागज बदल दिए और उन पर उनका अंगूठा लगवा लिया। अब सब संपत्ति भी हमारी है और मकान भी हमारा है। अब हम दोनों यहाँ आराम से रह सकते। थोड़ी देर बाद मुखिया जी सोहन के पास आते। पता नहीं सोहन, तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया था, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? यह बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, वरना पूरा गांव जानता है तुम्हारे पिताजी की सेवा सबसे ज्यादा किसने की है। मुखिया जी, मुझे जमीन जायदाद का कोई लालच नहीं है, लेकिन पिताजी के मन में हमें लेकर इतनी नफरत थी, ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अब जो होना था हो गया सोहन बेटा। चलो अब मैं चलता हूं, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहने के बाद मुखिया वहां से चला जाता है। सोहन अपनी पत्नी सुमन से कहता है, सुमन, अब हम क्या करेंगे? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि पिताजी हमसे इतनी नफरत करते थे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिताजी तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते थे, वे हमसे बहुत प्यार करते थे। तुम कल मुखिया जी के पास जाओ, वे तुम्हें कोई काम जरूर दिलवा देंगे। अब चलो अंदर चलते हैं और सफाई करते हैं। सुमन घर के अंदर जाती है और साफ सफाई करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद घर के अंदर से सुमन सोहन को आवाज लगाती है, अजी सुनते हो क्या? जल्दी अंदर आओ, ये देखो क्या है। सोहन जल्दी से घर के अंदर जाता है। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? देखो, सफाई करते समय मुझे 4-5 मिट्टी के घड़े मिले। क्या हो सकता है? रुको जरा, मैं इनको खोल के देखता हूँ। सोहन उन घड़ों को खोलता है तो वो सारे घड़े सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। सुमन, अब मैं समझा कि पिताजी ने हमें ये झोपड़ी क्यों दी। मैं अभी जाकर मुखिया जी को सारी बात बताता हूँ। फिर सोहन मुखिया जी के घर जाता है और उनको सारी बात बताता है। तब मुखिया सोहन के घर सोने के सिक्कों को देखने के लिए जाते हैं। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। एक दिन गांव का एक आदमी मोहन के पास आता है और बोलता है, अरे मोहन भाई, गजब हो गया। अरे भैया, क्या गजब हो गया, जरा मुझे भी तो बता। तुमको पता नहीं है क्या कि तुम्हारे भाई सोहन की झोपड़ी में 4-5 सोने के सिक्के से भरे घड़े मिले? अरे भाई, क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे साथ चलकर खुद देख लो। ये बात पूरे गांव को पता है, बस तुम्हें ही नहीं पता। फिर मोहन अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, अरे कंचन, पिताजी ने वो सारे मटके उसे झोपड़ी में ही छुपा कर रखे थे, चलो देखते। फिर वो दोनों सोहन के घर जाते हैं। वहां पर पहुंचकर मोहन अपने छोटे भाई सोहन से कहता है, ये सब मेरा है। पिताजी ने मेरे लिए ये धन इस झोपड़ी में छुपा के रखा था। सोहन, तेरा इस धन पर कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब आपको खजाने के बारे में पहले से मालूम था? हाँ, मुझे पहले से मालूम था। पिताजी ने मुझे पहले ही बताया था इस धन के बारे में, लेकिन ये नहीं बताया था कि यह धन कहाँ रखा हुआ है। पर आपने मुझे तो कभी कुछ नहीं बताया इसके बारे में। आप कैसे भाई हो? आप एक नंबर के मक्कार, धोखेबाज और लालची भाई हो। अरे सोहन, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता तो तुम कब का इसको ले लेते।
तभी पास में खड़े मुखिया जी बोल पड़े, मोहन, तुम इस धन को अपना साथ नहीं ले जा सकते। कानूनी तौर पर यह घर सोहन का है, इसलिए इस धन पर भी उसका ही अधिकार है। मुखिया जी, वो कागजात नकली थे। पिताजी के मरते समय हमने धोखे से उनका अंगूठा एक खाली पन्ने पर ले लिया था और उसकी मदद से सारे जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली थी। वाह मोहन वाह, तुमने तो बहुत ही बड़ा पाप किया है। तुमने एक मरते हुए आदमी के अंगूठे का निशान ले लिया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए। मुखिया जी, ये सब मैंने ही इनसे करने को कहा था, हमें माफ कर दीजिए। तुम लोगों को सजा तो जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारी शिकायत रामनगर के राजा महाराज रमन देव के पास लेकर जाऊंगा। इसका मतलब पिताजी मुझसे नाराज नहीं थे। वो मुझे अपने आखिरी समय में भी याद कर रहे थे। हाँ भाई, पिताजी तुमसे नाराज नहीं थे। वो अपने आखिरी समय में भी तुम्हें बुलाकर हम दोनों को खजाने के बारे में बताना चाहते थे, मगर मैं लालच में आ गया था। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया, आपने मुझे धन संपत्ति नहीं दी, इसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन आपने मुझसे पिताजी के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोला, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आप एक नंबर के मक्कार, धोखेबाज और लालची भाई हो। आपकी सजा यही है कि आप मुझसे बहुत दूर चले जाओ यहां से। आज से मैं भी मर गया हूं आपके लिए, ये समझ लेना। मोहन और कंचन के हाथ में कुछ भी नहीं लगता और दोनों वहां से चुपचाप चले जाते हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगाई हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों को देखने लिए हमारे चैनल टूनपुर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसी मजेदार कहानियां लाते रहेंगे।